गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईएमडी का चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन है मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट। द इंडस्ट्री ऑफ एनी कंट्री आर द मीन्स टू स्ट्रेंथन इन इकोनॉमी। इंडस्ट्री जो होती है किसी भी कंट्री की, वो उसका काम ये रहता है कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथिंग दे। डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव मेड प्रोग्रेस ओनली बाय इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो इंक्रीज होती है किससे? प्रोग्रेस करने से। जब उनकी प्रोग्रेस होगी तो उनका इंक्रीजमेंट होगा। इन ऑर्डर टू इनेबल द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री टू फंक्शन ऑप्टिमली इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी टू कम्पीट एंड इंटरनेशनल लेवल। अब अगर बात करें इंडस्ट्री की फंक्शन ऑप्टिमिलिटी की कि कैसे वो इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे स्टोर मैनेजर वाज क्रिएटेड फॉर हाई लेवल मैनेजमेंट रिसोर्सेज। हाई लेवल मैनेजमेंट रिसोर्सेज होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल को फॉलो करें इन वेरियस इंडस्ट्रीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव। एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस एंड सिस्टमेटिक प्रोग्रेस। मटेरियल मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस सिस्टमेटिक प्रोग्रेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स टिल द प्रोडक्ट इज रेडी। वो परचेज करते हैं गुड्स को जब तक प्रोडक्ट रेडी ना हो। परचेजिंग द गुड्स, क्लासीफाइंग दैम, उनको खरीदना, क्लासीफाई करना, मेकिंग अ बिन कार्ड, स्टोरिंग द गुड्स, मेकिंग अ स्टोर लेजर, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ऐसे कम्स अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। ये सारे मटेरियल मैनेजमेंट में हमारे कवर होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल, थर्ड पैराग्राफ, इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड मेक मटेरियल हैंडलिंग मोर एफिशिएंट। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट में कि रिड्यूस करें कॉस्ट, जिससे कि मटेरियल आपका हैंडलिंग एफिशिएंटली आसानी से हो, विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लेवल्स एंड सेक्शन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो जरूरी है हर लेवल पर सेक्शन में। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ अ वास्ट फील्ड विद वेरियस अटेंशन। बहुत बड़ा फील्ड है मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें पेड अटेंशन करना पड़ता है मटेरियल कॉस्ट को, मटेरियल सप्लाईज को, कंजप्शन कितना हो रहा है, हैंडलिंग अदर एरियाज विद विच मटेरियल मैनेजमेंट हैज़ क्लोज रिलेशनशिप। जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट जो है रिलेशनशिप होता है क्लोज किसके साथ? मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग के साथ रहता है। मार्केट रिसर्च के साथ होता है फॉर प्रोक्योरमेंट सच एज कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड सेमी फिनिश्ड आइटम एक्सेट्रा। पैकेजिंग, स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह से आपका वेस्ट ऑफ एक्सेस मटेरियल, ये सारे आपके रिलेशनशिप में ज़रूरी पड़ती है, जिससे कि आप मैनेजमेंट उसका बेहतर तरीके से कर पाएँ। इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन मटेरियल में क्या होते हैं हमारे। इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स हमारे होते हैं। कौन कौन से? 50 to 70% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज स्पेंट ऑन मटेरियल। 50 से 70% कॉस्ट जो है हमारे मटेरियल पर खर्च हो जाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन द एस्टेब्लिशमेंट में। दैट इज लार्ज पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसमें लार्ज पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड होता है इंडस्ट्री में। एस्टेब्लिशमेंट इज स्पेंट ऑन द मटेरियल, जो आपका मटेरियल पर स्पेंड हो रहा है। अब 50 to 70% आपका कॉस्ट उसी में लग जाता है, तो जो मैन्युफैक्चर है उसको कैसे प्रॉफिट होता होगा? वो ऐसे प्रॉफिट होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका माल निकलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो इसका बना हुआ गुड्स बन के तैयार हुए मटेरियल से, रॉ मटेरियल से, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले तब उसको उसमें प्रॉफिट दिखाई देगा। नहीं तो इतनी लागत 50 to 70% लागत इन्वेस्ट होने के बाद भी उसको फिर फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। On the basis, it is necessary that proper material management and control is done in the establishment. इसमें ये जरूरी रहता है कि प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट है वो कंट्रोल हो एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। सिंस इवन स्मॉल सेविंग ऑफ मटेरियल, देखा वही बात आ गई कि स्मॉल सेविंग ऑफ मटेरियल में ही कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कम सेविंग लोगे आप तभी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू सम एक्सटेंट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट, तभी आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं आएगा। 50 to 70% आपका प्रोडक्शन में लग रहा है तो कहाँ से आपकी बचत आएगी उसमें। The material management coordinates all sections of the establishment which consume material so as to minimize the expenditure of the material. जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेट करता है सारे सेक्शन के साथ एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें कंज्यूम होता है मटेरियल, सो एज टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर, जो खर्च हो रहा है आपका मटेरियल पे। डेफिनेशन की बात करें हम तो क्या होता है? मटेरियल मैनेजमेंट डील्स विद कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द फ्लो, सेकंड पैराग्राफ, ऑफ मटेरियल इन रिलेशन टू चेंजेस in variable like demands, prices, availability, quality, delivery schedules एक्सेट्रा। ये आपकी मैनेजमेंट की मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, जो कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिस तरह से रिलेशन बने आपका डिमांड पे, प्राइसेस पे, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, डिलीवरी, इन सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो।
नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट क्या हमारा उद्देश्य है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। जो सप्लाई हो रिक्वायर्ड क्वांटिटी की जो ज़रूरत है, लेकिन जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है वो हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करनी है, इकोनॉमिकल बहुत सस्ते कॉस्ट पे, एंड टू मेंटेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट दिखा देगा। अगर उसमें मटेरियल की सप्लाई रुक गई तो फिर आपका मार्केट में नाम चला जाएगा, आपका मार्केट से ब्रांड कम होता जाएगा। टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ऑल टाइप्स मटेरियल, इंश्योर दैट हाई टर्नओवर। आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर करनी है। एट द कॉस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड न्यू रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल सप्लाई, नए नए सोर्सेज लेने आपको। टू फाइंड मेजर टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग, नेमली आपकी रिडक्शन, वेराइटी, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव मेन होती हैं। देन आता है इसका आपका बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। देन आता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द कंपनी कलेक्ट, आपको अचीव करना है ऑब्जेक्टिव या गोल ऑफ द कंपनी के लिए, तो आपको ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव भी अपनाने पड़ेंगे। कलेक्शन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस डेटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस डेटा भी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। टू कंपेयर द 2 पॉइंट्स मेंशन अबव, आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे जो आपको ऊपर बताए गए हैं, उनमें से कोई 2 पॉइंट जिससे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हो। इसी तरह से आपका फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट आता है। फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में आपके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे डिफाइन किए गए हैं, जैसे मटेरियल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, परचेजिंग एंड सप्लाइंग, ऑप्टिंग, मटेरियल इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोर कीपिंग, ये सारी आपके फंक्शन आते हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट में काम करते हैं, कारगर होते हैं। देन आता है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री, जहाँ पे आपका स्टॉक रखा गया रॉ मटेरियल, उसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। डेफिनेशन करें इन्वेंट्री की बात, तो इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनको लिस्ट बताई जाती है। विच प्रोवाइड्स क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द मटेरियल, जो बताता है क्वांटिटी कितनी और प्राइस मटेरियल की क्या है। अब इन्वेंट्री हमारी जो है वो कैसी क्लासीफाई होती है? क्लासीफाई बेस्ड ऑन मटेरियल फ्लो। मटेरियल आपका जिस तरह से फ्लो हो रहा है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश्ड पार्ट। रॉ मटेरियल में क्या आपका था? रॉ मटेरियल बेस्ड मटेरियल अवेलेबल फॉर फैब्रिकेशन प्रोसेसेस। फैब्रिकेशन को आगे बनाने के उसमें काम में आता है। रॉ मटेरियल आपका फिनिश्ड पार्ट्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री दैट आर रेडी फॉर यूज इन असेंबली। पार्ट्स जो प्रिपेयर किए गए हैं फैक्ट्री में वो रेडी टू यूज इन असेंबली, मतलब वो जो पार्ट्स बनाए गए हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली, उनको एक आप असेंबली में लगाएंगे। असेंबली मतलब एक पूरा ढांचा जो होता है कंप्लीट, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स लग के एक पूरा छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं लग के एक बड़ा असेंबली पार्ट बनता है। कंपोनेंट पार्ट में आपका परचेज पार्ट आता है एंड मटेरियल दैट डू नॉट रिक्वायर एनी अदर ऑपरेशन टू यूज असेंबली। परचेज पार्ट आप कैसे होते हैं? जिसमें ये वो मटेरियल होते हैं जिसमें डू नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेशन किया जाए, जिसमें कि असेंबली में लगाया जाए। कंपोनेंट पार्ट बिल्कुल अलग होते हैं जो सीधे सीधे फिट किए जाते हैं आपके किसी भी मशीनरी में जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोसेस। सब असेंबली पार्ट्स दैट बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। असेंबल्ड पार्ट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है प्रोडक्ट का। आफ्टर असेंबलिंग इट सच एज असेंबली ऑफ द नोजल विद द कार्बोरेटर। एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे नोजल की असेंबली है, जैसे कि कार्बोरेटर में आपका नोजल लगता है, वो आपका एक सब असेंबली पार्ट है, सब उसका छोटा पार्ट है, सब पार्ट है। ऐसे ही आपके आते हैं बहुत सारे पार्ट्स हमारे। फिनिश गुड्स लास्ट में आप देख रहे हैं। अ फुल्ली फिनिश प्रोडक्ट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट और सेंड टू द कस्टमर। फुल्ली फिनिश जो पार्ट हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेंड भेजा जाएगा कस्टमर को। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग। इन्वेंट्री यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। इन्वेंट्री आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। इन्वेंट्री रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स। इन्वेंट्री रेडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्पेयर पार्ट्स में आते हैं। ऐसी कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन हमारे हैं। डायरेक्ट इन्वेंट्री, एनी टाइप ऑफ मटेरियल इन एनी फॉर्म दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। कोई भी टाइप का पार्ट है किसी भी फॉर्म में वो इंटीग्रल पार्ट होता है मेन प्रोडक्ट का एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस एंड विच इज़ टू बी सेंड टू अ कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे इनडायरेक्ट इन्वेंट्री है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, परचेज्ड पार्ट्स है, इस तरह से आपके बहुत चलते हैं। एडवांटेजेस की कुछ बात करें हम, अगर इन्वेंट्री में गुड कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, तो क्या क्या हमारे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल
फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एट एनी स्टेज। शॉर्टेज कभी नहीं होगी मटेरियल की अगर आपके इन्वेंट्री में वो पूरा कंप्लीट पार्ट तैयार है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे। इट प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ डिले इन द प्रोडक्शन शेड्यूल। ये हर तरह का शेड्यूल में जो डिले हो रहा है उसको बचाता है। मटेरियल विच इज़ प्रोवाइडेड in good quality at the right time helps in making the finished material flawless। मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया गुड क्वालिटी के लिए या राइट समय सही समय पर मिल जाए तो वो आपको मदद करता है कि आपका मटेरियल जो प्रोडक्ट हो रहा है फिनिश्ड हो रहा है फिनिशिंग में है वो आपका फ्लॉलेस मतलब बिना रुके चलता रहेगा। ABC एनालिसिस। अब ABC एनालिसिस में क्या है हमारा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं हम तो। दिस इज़ इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन्वेंट्री। ये बहुत अच्छा मेथड है कंट्रोल करने के इन्वेंट्री को। कॉस्ट फैक्टर इज कंसिडर इम्पोर्टेंट बाय मटेरियल मैनेजर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारा कंसीडर करता है जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगा कंट्रोल। व्हेन द इन्वेंट्री लिस्ट इज फिनिश्ड एंड द आइटम आर आइडेंटिफाइड। इन्वेंट्री आपका लिस्ट जो है फिनिश हो जाएगी और आइटम आइडेंटिफाई हो जाएगा। कंट्रोलिंग मैनेजर कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इन्वेंट्री देम। जो आपका कंट्रोलिंग मैनेजर है वो कंसीडर कर लेगा और ये मान लेगा कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है इन्वेंट्री के लिए। द प्राइस कंपोनेंट फोर्सेज द कंट्रोलिंग मैनेजर टू कंसीडर द स्टडी ऑफ ईच आइटम। जो प्राइस कंपोनेंट है वो कंट्रोल होता है जिसके द्वारा मैनेजर द्वारा टू कंसीडर स्टडी करेगा वो ईच आइटम इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, उस वैल्यू के हिसाब से एंड इट्स यूज़ किस तरह कितना यूज़ होगा एंड सप्लाई। अब आता है नेक्स्ट पार्ट नेसेसिटी ऑफ ABC एनालिसिस। हमारी ज़रूरत क्या है ABC एनालिसिस करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इट एक्सपेंड्स एंड ग्रोज। जैसे डेवलपमेंट की बात करें इंडस्ट्री में ये एक्सपेंड होता है ग्रो होता है। अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ आइटम टू परचेज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे आइटम परचेज करते हैं वैसे वैसे वो इंक्रीजिंग होता है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर मेंटेनेंस इंक्रीज। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेंटेनेंस भी इंक्रीज हो उसकी। बाइंग ऑल द आइटम्स टुगेदर एट द सेम टाइम कॉजेज मनी टू बी ब्लॉकेड। एक बार में सारे आइटम को खरीद लिए जाएँ तो क्या होगा मनी आपकी ब्लॉक हो जाएगी ऑन देम अनटिल दे आर यूज। जब तक वो यूज़ नहीं आएंगे तब तक आपका ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपका वो जो आपने पार्ट या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है और वो आपका यूज़ में नहीं आ रहा है प्रोडक्शन में नहीं लगा रहे हो तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया। वो ब्लॉक हो गया तो वो आपका यूज़ में आगे फर्दर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि परचेज तभी किया जाए इकट्ठा माल तब जब आप पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो बहुत ज़्यादा और आपको हफ्ते या 10 दिन में उसको यूज़ करना हो। द परचेज ऑफ आइटम ऑल्सो हैज़ द सप्लाई प्रॉब्लम एंड ह्यूमन अफोर्ड कॉस्ट टाइम। अब परचेज ऑफ आइटम का भी जो है वो प्रॉब्लम है समय निकालता है और ह्यूमन कॉस्ट भी आपकी वेस्ट होती है। अब प्रोसीजर क्या है हमारा ABC एनालिसिस करने का। फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स प्रोसेस ABC एनालिसिस। कैसे है पहला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई ऑल द आइटम्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। आइडेंटिफाई करना सारे आइटम्स को कि हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन से यूज्ड होंगे। सेकेंड पार्ट टू लिस्ट आइटम अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से उसको लिस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स वर्थ मोर देन 200। 200 से ज़्यादा जो कॉस्ट है उसकी उसका एक लिस्ट बनाए। मेक अ सेकेंड लिस्ट ऑफ आइटम वैल्यू 100 to 199। 100 से 199 है उसकी सेकेंड लिस्ट बना। एंड थर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम 1 to 99 1 to 99 की। थर्ड पॉइंट आता हमारा देन काउंट ऑफ आइटम्स ऑफ हाई वैल्यू। उसके बाद हाई वैल्यू के जो है उनको काउंट किया जाएगा मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू एंड फाइंड देयर नंबर कितने हो गए। नाउ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ हाई प्राइस मीडियम प्राइस एंड लो प्राइस में डिटरमाइन। अब आपको परसेंटेज वैल्यू मालूम पड़ जाएगी हाई प्राइस और मीडियम प्राइस और लो प्राइस की कितनी है जिसको हमें तो कॉस्ट ऑफ हाई वैल्यू आइटम इज अबाउट 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। टोटल इन्वेंट्री जो भी आपका कॉस्ट आ रहा है वो 70% आ रहा है हाई वैल्यू पे। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ मीडियम और लो वैल्यू 20% आ रहा है मीडियम का और 10% आ रहा है आपका लो पे इन्वेंट्री जितना आपको इन्वेंट्री के लिए परचेज करना है। तो इसी तरह से आप ABC एनालिसिस से अपना ये निकाल सकते हैं कि हमारा पैसा कितना ब्लॉक होगा और कितना पैसा लगाना है एग्जैक्टली आपका ABC से मालूम पड़ जाएगा। ये आपका फिगर देख रहे हैं यहाँ पे फिगर परसेंटेज ऑफ आइटम 0 10 30 नीचे हॉरिजॉन्टल में आप देख रहे हैं बाई एक्सेस पे आपका 70 90 100 इस तरह से आपका ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। ए पे 10% बी पे 20 और सी पे 70%। इस तरह से आपके ग्राफ से आइटम से ये पता चल जाएगा कि हमें कितना
आइटम लगाना है। इट इज़ क्लियर दैट द 70% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इज स्पेंट इज ऑन 10% ऑफ टोटल आइटम। 10% हमारा स्पेंड होगा टोटल आइटम पे, ठीक है, ए के लिए बात कर रहे हैं। और 20% इन्वेंट्री कॉस्ट हमारा आएगा जो 20% टोटल आइटम पर आपका खर्च होगा। सिमिलरली 10% इन्वेंट्री आइटम इज स्पेंट ऑन 70% दैट इज ऑफ द टोटल आइटम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल गया, क्लियर हो गया कि 70% आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है। देन आपका वो फिगर बना हुआ है 20% का, ऐसे ही देन 10% का। तो इनकी जो नीड है मार्केट में वो कम से कम पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना है, जो 70% इन्वेंट्री कॉस्ट है, जो आइटम मंगाने हैं, जो करने हैं हमें इन्वेंट्री में, उसका 10% ऑफ टोटल आइटम, जो टोटल आइटम है उनका 10% होंगे खर्च। इस तरह से आपको एक सर्वे हो जाता है कि हमें किस तरह से मार्केट में पैसा ब्लॉक करना है जिससे कि कम से कम लॉस हो कंपनी को। अब जो इसमें हम बात करें ABC एनालिसिस आइटम जो है फॉलोइंग प्रोडक्ट, किस तरह से आपका इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब इसमें क्या है, जो 70% जो आपका आ रहा है हाई वैल्यू आइटम के हैं 70%। अब जो हाइयर रेंज के होंगे आइटम उनकी डिमांड होगी ज़्यादा, लेकिन उसको हाई क्लास वाला ही परचेज़ कर पाएगा। हाई क्लास वाले जो हैं वो कम ही होते हैं। देन आते हैं मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास वाले जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, लो क्लास के और भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। तो हमारा क्या 70% वाला जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन जो है उस हिसाब से किया जाता है जिससे कि हमारा लॉस कम हो, क्योंकि 70% हाई क्वालिटी का होगा तो वो थोड़ा कॉस्टली भी आएगा, हर कस्टमर उसको परचेज नहीं कर पाएगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो मार्केट में निकलेगा वो C आइटम वाला निकलेगा, क्योंकि 70% है उसकी लो कॉस्ट का है। और या फिर ये कह सकते हैं कि B आइटम का भी आपका निकल सकता है जो 20% पे आ रहा है, क्योंकि 20% वाले मीडियम वाले लोग ज़्यादा लेते हैं, तो आपको B और C का बिकेगा। और इनमें बस ये है कि क्वालिटी थोड़ी कम होती है, और A% वाले में, A आइटम वाले में क्वालिटी ज़्यादा होती है, लागत ज़्यादा आती है, तो ऑटोमेटिकली वो हाई क्वालिटी का होगा, तो लेकिन उसको परचेज़ करने वाले बहुत कम होंगे। तो प्रोडक्शन आपका C वाले पे ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी मार्केट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट में क्या, द पर्पज ऑफ गुड्स इज डन प्रॉपर्ली। जो परचेजिंग कर रहे हो गुड्स की वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज डिमांड अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ पर्पज ऑफ मटेरियल, इट्स रिक्वायर क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। द परचेज ऑर्डर टू सेंड टू सेलेक्टेड वेंडर्स। परचेज जो है वो ऑर्डर किया गया सेलेक्टेड वेंडर्स को। बिफोर परचेजिंग द ऑर्डर द डिपार्टमेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ इन्वेंट्री। परचेजिंग करने से पहले डिपार्टमेंट को नॉलेज होनी चाहिए इन्वेंट्री की, लेवल की, एंड रिकॉर्ड पॉइंट और अवेलेबल मटेरियल। इस तरह से आपके पॉइंट्स हैं। देन आपका लास्ट वाला पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं। द परचेज डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स एंड मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड। वो अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं नेसेसरी। देन आपका आता है इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ परचेजिंग। हमें परचेजिंग किस तरह से करना चाहिए। परचेजिंग कैन बी क्लासिफाइड, दो मेन कैटेगरी है, कौन कौन सी, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल परचेजिंग। अकॉर्डिंग टू द interpretation of domestic purchasing, the buyer is omnipotent, having all the rights that have represent the financial। मतलब बायर जो होता है उसके पास दो तरफा दो काम कर सकता है, दोनों चीज़ों पे पावर होती है। हैविंग ऑल द राइट्स, सारे राइट्स होते हैं, रिप्रेजेंट फाइनेंशियली, मटेरियल सेलेक्शन भी कर सकता है, परचेजिंग राइट्स, ये डोमेस्टिक आपका परचेजिंग में आता है। इंडस्ट्रियल परचेजिंग इज इंटरप्रेटेड विद फाइनेंशियल अथॉरिटीज़। इसमें फाइनेंशियल अथॉरिटी का आपका हस्तक्षेप रहता है। रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडस्ट्री, रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इंडस्ट्री में। इन दिस द पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट्स इज नॉट अ कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। इसमें जो होता है पर्सन, उसको राइट्स नहीं होते हैं, जो पर्सन होता है जिससे कि वो तो इस आपकी लाइन में जो होता है वो राइट्स जो है वो कंज्यूमर के द्वारा नहीं होता गुड्स का, ना इंस्पेक्टर ना फाइनेंशियल। इसमें फाइनेंशियल ऑथराइजेशन है वही करता है, फाइनेंशियल भी नहीं करता। फाइनेंशियल ऑथराइजेशन जिसको मिली थी वही इसको परचेज करने का हकदार होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। द परचेज डिपार्टमेंट इज द स्टाफ फंक्शन ऑफ द कंपनीज स्ट्रक्चर। जो परचेज डिपार्टमेंट है वो स्टाफ ही होता है, फंक्शन जिसका काम होता है कंपनी के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए।
ध्यान में रखते हुए वो परचेज करेगा। द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट गिवन बिलो, फिगर 6.2 में दिखा रहा है आपको, ये नीचे देख रहे हैं। परचेज मैनेजर है, परचेज असिस्टेंट है परचेज मैनेजर के नीचे, देन परचेज सर्विस असिस्टेंट है, देन रिकॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग असिस्टेंट है। अब इनमें भी सब पार्ट डिवाइड हो गए। परचेज असिस्टेंट में आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, प्लांट इक्विपमेंट हो गया। ऐसे ही परचेज सर्विस असिस्टेंट में क्लर्क हो गया, क्लर्क रॉ मटेरियल, क्लर्क प्लांट, ऐसे ही प्लांट इक्विपमेंट, ऐसे रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग असिस्टेंट में ऑर्डर क्लर्क रिकॉर्ड। इस तरह से आपके ये सारे सब डिवाइड होते जाते हैं और हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि परचेज सेक्शन की बात करें, इट पासेस परचेजिंग ऑर्डर टू द वेंडर, ये पास करता है परचेज ऑर्डर को वेंडर के लिए जो उसको बना के देगा प्रोडक्ट। द परचेज सर्विस सेक्शन परचेज परफॉर्म द फॉलो अप वर्क, ये आपका परफॉर्म करता है फॉलो अप वर्क, जो काम हो रहा है। इट मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ द वेंडर वर्क का प्रोग्रेस मेंटेन करता है टिल द शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड रिसीव ऑफ द गुड इन द कंपनी बाय द वेंडर के द्वारा शिपमेंट और ना हो जाए, जब तक रिसीव ना हो जाए, ये सब चीज़ों की ध्यान में रखते हुए वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है परचेज सर्विस सेक्शन में। रिकॉर्ड सेक्शन में क्या होता है, इट क्रिएट्स ऑल टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड सच एज कोटेशन, कॉस्ट, परचेज एक्सेट्रा। रिकॉर्ड सेक्शन का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोटेशन, कॉस्ट एंड परचेजेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग की क्या फ़ायदे हैं हमारे, बाय अडोप्टिंग सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग मेथड। क्या होगा, पहला पॉइंट हमारा था एफिशिएंसी ऑफ परचेज मटेरियल इंक्रीजेज, जो एफिशिएंसी परचेजिंग की है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट पेव द वे ऑफ बार्गेनिंग, ये एक आपको सुविधा देता है कि बार्गेनिंग भी कर सकें। पेव द परचेजिंग एफर्ट्स डू नॉट हैव टू बी मेड फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, परचेजिंग एफर्ट्स ये भी आपको करता है कि आपका इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है वो उसको अब इसमें एक एडवांटेजेस कह लो कि परचेज एफर्ट्स जो किए जाते हैं वो किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है, इसमें मैनेजमेंट का हस्तक्षेप होता है। ऐसी फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, आपकी यूनिफॉर्म बिल्कुल एक स्टेटली चलेगा और कंसिस्टेंटली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आएगा जो आपका मटेरियल आ रहा है, उसकी रिसिप्ट वगैरह भी रहेगी, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का भी हाथ रहता है। सिंप्लीफाई द परचेजिंग प्रोसेस, सिंप्लीफाई होता है परचेजिंग प्रोसेस। ऐसे प्रोवाइड फैसिलिटी टू पे इन्वॉइसेस भी आपकी प्रोवाइड करी जा सकती हैं, हो जाती हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या बात करें तो क्या द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग स्लो एंड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब सेंट्रलाइज परचेजिंग में थोड़ा सा ये है कि स्लो होती है काम में और रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स भी होता है नेचर में, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है। इसी तरह से आपका डिसेंट्रलाइज परचेजिंग की हम बात करते हैं, परचेजिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। परचेजिंग ऑफ मटेरियल टेक्स लेस टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इसमें मिडिल कोई नहीं होता है बीच में हस्तक्षेप करने वाला। नाउ परचेजिंग नॉट कंट्रोल रिमोटली परचेजिंग नहीं होगी, कंट्रोलिंग नहीं होगी। डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी है मोर फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग जो होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब डिसेंट्रलाइज की डिसएडवांटेज क्या है, लो डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी का जब होगा तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली लो डिस्काउंट मिलेगा। परचेजिंग एफर्ट्स आर डबल, परचेजिंग एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या है हमारे परचेज करने के, सिद्धांत क्या है परचेजिंग के, राइट क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, देन डिलीवरी टाइम, प्राइस, देन सप्लायर, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करते हैं। मैं ब्रीफली थोड़ा बताता हूँ। राइट क्वांटिटी में क्या है, राइट क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी परचेज्ड। राइट क्वांटिटी तो नहीं बताई जा सकती, कोई नहीं बता सकता 100% की कितनी क्वांटिटी चाहिए, लेकिन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी बता सकते हैं कि मटेरियल की कितनी एप्रोप्रिएट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको परचेज किया जाए। सो द डिलीवरी ऑफ मटेरियल इन द डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इन प्लेस फॉर इट्स यूज। डिलीवरी जो मटेरियल की और जितनी ज़रूरत है हमें क्वांटिटी की, वो आपकी शेड्यूल होती है उसी जगह पे जहाँ पे आपको ज़रूरत है। ऐसी क्वालिटी, इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग क्वालिटी दैट इज़ नाइदर टू गुड नॉर बिलो द डिजायर्ड लेवल। ये भी कंसीडर किया जाता है कि क्वालिटी जो आ रही है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ना बहुत ज़्यादा लेवल लो होगा। वाल परचेजिंग द परचेजिंग मस्ट टेक केयरफुल डिसीजन रिगार्डिंग क्वांटिटी। जब परचेज किया जाए तो परचेजिंग मैनेजर जो होता है, जो भी डिपार्टमेंट का है, वो ये ध्यान रखें कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए रिगार्डिंग क्वालिटी।
देन आता है आपका डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। इट इज शुड बी क्लियर इन रिलेशन टू द डिलीवरी टाइम टू परचेज डिपार्टमेंट, दिस टाइम टू बी नाइदर अर्लियर नॉर लेटर, या तो बहुत लेट ना मिले या बहुत ज़्यादा जल्दी ना मिल जाए हमें। जल्दी मिलेगी तो आपको पेमेंट भी उतना जल्दी ही देना पड़ेगा और आपको वो करना पड़ेगा। तो परचेसिंग के टाइम में ये भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा जल्दी भी नहीं दे दे वो, और ज़्यादा जल्दी होगा तो उसका एक ड्रॉबैक ये भी होगा कि वो क्वालिटी उसकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। प्राइस की बात करें, मटेरियल शुड बी परचेज एट द रीजनेबल प्राइस पे मटेरियल लेना चाहिए। आफ्टर द मार्केट स्टडी करने के बाद सप्लायर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सप्लायर वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लायर की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गुड सप्लायर कैन बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग वेज। अच्छा सप्लायर तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बेनिफिट देगा। इन प्लेस ऑफ 100% इंस्पेक्शन, ओनली सैम्पलिंग इंस्पेक्शन ऑफ गुड सप्लायर। गुड सप्लाई by him will be sufficient। 100% इंस्पेक्शन होने के बाद सैम्पलिंग इंस्पेक्शन ऑफ गुड सप्लाई by him will be sufficient। वो 100% इंस्पेक्शन कर लोगे तो उसके बाद आपका सैम्पलिंग जो आ रहा है आपका इंस्पेक्शन वो सप्लाई होगा, वो आपको सफिशिएंट होगा। समटाइम्स इन इमरजेंसी सिचुएशन द मटेरियल कैन बी यूज्ड ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द सप्लायर। कभी कभार इमरजेंसी होती है तो उसमें सप्लायर की विश्वास करके, सप्लायर पे विश्वास करके कि वो सही दे रहा है इंस्पेक्शन करके, उसके विश्वास पे हमें वो लेना पड़ता है विदाउट एनी इंस्पेक्शन। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैन ऑल्सो बी ट्रस्टेड एट द सप्लायर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो ट्रस्ट किया जाएगा सप्लायर के द्वारा ही। सप्लायर अगर जैसा दे रहा है, इमरजेंसी में तो टाइम कम होता है तो सप्लायर पर ही ट्रस्ट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है इन केस ऑफ इमरजेंसी अ गुड सप्लायर सपोर्ट द कंपनी इन द परचेज ऑफ मटेरियल। अब इमरजेंसी केस में अच्छा सप्लायर जो होगा वो सपोर्ट करेगा कंपनी को, जिससे कि वो परचेज करे मटेरियल उसका। एट सच टाइम्स अ गुड सप्लायर मेंटेन्स हिज नेम्स रेपुटेशन। उस समय अच्छा सप्लायर अपना मेंटेन करेगा नाम, रेपुटेशन, इंट्रोड्यूस गुड रिलायबल सपोर्टर, जिससे कि वो ये बताया जाए कि बहुत अच्छा रिलायबल सपोर्टर है, जिससे कि आगे भी उसको ऑर्डर मिलते रहें इंडस्ट्री से। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ाएंगे परचेज प्रोसीजर और ऑर्डरिंग मटेरियल।